हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है यूपी टेट प्रिपरेशन का डे 3। तो आज बात करेंगे कि मैंने सीडीपी में और मैथ्स में कितना क्या पढ़ा और नेक्स्ट मेरा क्या टॉपिक रहेगा, मैं कितना क्या पढ़ूंगी। वैसे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्योंकि कल मैंने जो वीडियो शूट किया था उसके बाद में जो टॉपिक बताए थे उसका थोड़ा बहुत रिवीजन किया और कुछ जो टॉपिक थे वो क्लियर किए, क्योंकि मेरा बेबी जो छोटा है वो 1 ईयर का है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लगा है। अब जितना बड़ा होता जा रहा, बच्चे जैसे ही बड़े होंगे 6 महीने तक तो वो सही मतलब छोटे होते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो एक ये माँ ही समझ सकती है कि उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और साथ में पढ़ाई के साथ बच्चे को भी देखना, फिर खुद के भी थोड़ा बहुत काम हो जाते हैं, तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शादी पहले तो तभी करें जब आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं, क्योंकि जब आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको उस टाइम पता चलता है कि मेरे लिए जॉब करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है उसमें लड़कियों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अब तो ऐसा समय आ रहा है कि लड़कियां शादी करने से पहले 10 बार सोच रही हैं, ये रियल भी है। तो मैं सभी लड़कियों से यही कहूँगी कि शादी के पहले ही आप सेल्फ डिपेंड बन जाइए, क्योंकि शादी के बाद आपकी बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं बिल्कुल। क्योंकि आपको ससुराल वालों को भी देखना है, उनका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत ढलना पड़ता है। अगर नहीं ढल रहे हैं तो ऐसे बहुत से कारनामे हो रहे हैं कि लड़कियों को मार दिया जा रहा है। क्योंकि जबकि पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, अनपढ़ों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। वो आराम से रह रही हैं, उन्हें कुछ नहीं मतलब खा रही पी रही आराम से रह रही हैं। पढ़ी लिखी होती हैं तो जो गलत हो रहा है उसका वो विरोध करती हैं, तो लोगों को वो अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए मैं सभी लड़कियों से यही कहूँगी, आप पढ़ लो समय रहते तो सबसे बेस्ट है। और शादी के बाद शादी, फिर बच्चे होने के बाद इंसान का असली चेहरा होता है ना, वो सामने आ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ, शादी होने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, चलो इग्नोर किया। बच्चा होने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसका मुझे एहसास हुआ कि कौन अपना है कौन पराया है। यहाँ तक कि कोई साथ नहीं देता है, आपके सपनों को तो कोई पंख देगा ही नहीं आपके माता पिता के सिवा। तो थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मेरे सपनों को पंख भी दिया और मेरे बच्चे को अच्छे से संभाल भी रहे हैं। कोई साथ नहीं देता है। हम लोगों को पहले शादी के पहले बहुत लगता है शादी हो जाएगी हस्बैंड साथ देंगे, और कोई किसी का साथ नहीं देता। बहन हस्बैंड भी साथ छोड़ जाते हैं, उन्हें भी अपना दिखता है, तुम्हारा नहीं दिखता। उन्हें ये लगता है, वो भी बच्चे पता किस लिए पैदा करके रख देते हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए। अगर बच्चे हो जाएंगे तो ये हम पे ही डिपेंड रहेगी, जाएगी तो जाएगी कहाँ, मैके में भी गुजारा नहीं होगा, ससुराल में भी गुजारा नहीं होगा। ऐसी चीज़ें बहुत सी चलती रहती हैं। खैर कोई नहीं, जाने दो, मैं इन चीज़ों को अब मैटर नहीं करती हूँ। लोगों को लगता है बेबी मेरी कमजोरी है, बट वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है। यानी कि मेरी बैकबोन वही है। उसी को देख कर कहते हैं ये गोल होना चाहिए। तो मुझे पता मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, मुझे मोटिवेशन मेरे बेबी से ही मिलता है। मुझे बेबी को देख के लगता है कि हाँ मुझे और पढ़ना चाहिए, जिससे जल्दी मैं सक्सेस हो सकूं, अपने बच्चे के लिए कमा सकूं, उसके लिए कुछ कर सकूं, एक अच्छी माँ बन के दिखाऊं। कोई अगर एक अच्छा पिता नहीं बन सकता तो मैं तो एक अच्छी माँ बन के दिखा सकती हूँ ना। तो बस मैं इसी में लगी हुई हूँ। तो आज यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ। कल मेरे बेबी को चोट लग गई थी, मैं वहीं पढ़ाई कर रही थी। मैंने सोचा खेल भी रहा है, इसे मैं देखे भी रहूं, क्योंकि उसके साथ छोटा है भी, तो एक लोग कोई ना कोई साथ होना चाहिए, तभी उसको संभाल पाते हैं। क्योंकि छोटा है, अभी बैलेंस बन नहीं पाता, तो गिर जाता, चोट लग जाती है। तो मैं उसके साथ बैठी थी, मैंने सोचा मैथ के सम्स लगा लूँ, तो वही लगा रही थी PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो बस मैं सॉल्व ही करने लगी और बस वो ऐसे पैड में खड़ा था तो हल्के से बैठ गया। तो उसके थैंक गॉड कि उसके आँख में नहीं लगी। मुझे इतना रोना आया कि काश अगर मेरी जॉब लगी होती तो मैं कमा सकती, तो आज मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का कि मुझे जॉब मिले, मैं इतना पढ़ाई कर लूँ। अब बस माइंड में यही रहता है कितना मैं और पढ़ लूँ। और वीडियो शूट भी मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा पढ़ाई तो करेंगे, साथ में थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगी और कुछ हो सकता है यूट्यूब में अच्छे से अगर कर पाई तो। और ज़्यादा थोड़ा मेरा आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो थोड़ा मैं आगे तक भी जा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये भी स्टार्ट किया। तो मैं ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं कर पाती हूँ, कैसे क्या करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना जैसा बोल रही हूँ वही
कर दूं, ज़्यादा एडिट करूं ये काट के, मतलब जब एक ऐप डाउनलोड करूं फिर इस मतलब वीडियो को डालूं, इससे अच्छा है अपना जो बोल रही हूँ वही कर दूं। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। आज प्रिपरेशन का डे है 3 यूपी टेट प्रिपरेशन का। अब मेरे पास टोटल वही समझ लो 30 डेज ही बचे हैं, क्योंकि 1-2 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बेबी को संभाल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो जब वो सो जाता है तब भी मुझे से अच्छे से टाइम मिल पाता है, वरना वो जागता है तो अब तो मुझे यही लगता है कि अब पढ़ाई थोड़ा बाद में कर लेंगे, बट उसकी वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इस वजह से उसको भी संभाल रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो आज मैंने जितना पढ़ा वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैंने खुद को टॉपिक दिया था, मैंने खुद ही को टॉपिक दिया था, मैं क्यों कहूँ आप खुद दिया था, ये मेरी मिस्टेक है। तो मैंने खुद को टॉपिक दिया था कि मैं ये कंप्लीट करूंगी। मैंने जो व्यवहारवादी थे वो दिए थे, जैसे कि व्यवहारवादी वॉटसन हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, और एक गेस्टाल्टवादी थे कोहलर जो थे वो गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर। और एक और मैंने आज टॉपिक क्लियर किया था, वो है कोहल वर्ग। अब पता बहुत से लोग कोहलर और कोहल वर्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आज जितना पढ़ा वह थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। मैथ में भी मैंने नंबर सिस्टम, मेरे पास एक यूपी टेट की बुक रखी थी जिसमें डिटेल में दिया गया था नंबर सिस्टम को सीक्वेंस वाइज जो फार्मूला लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट कर लिया था, वो लिखा था। तो मैंने ये तैयारी की। अब मैं डिस्कस करने चाह रही हूँ जो व्यवहारवादी थे उसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने पढ़ा था थॉर्नडाइक, ठीक है। कुछ मेरे पास नोट्स भी रखे थे तो मैंने टिक मार्क कर लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने लिख लिया था। जैसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो मैंने लिखी हैं, बाकी किसी दिन टाइम मिलेगा वो मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले ये थॉर्नडाइक, एक पता संदीप सर है, सॉरी आदेश सर है, वो बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं, उनका मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, मतलब वो क्लास में ही सब कुछ याद करवा देते हैं, मुझे बेस्ट लगा। तो उनकी व्यवहारवादियों को याद करने की ट्रिक थी, तू पावलोव का कुत्ता है तो मैं थॉर्नडाइक की बिल्ली हूँ, तू स्किनर का चूहा है तो मैं चिंपैंजी कोहलर की चिंपैंजी हूँ। अगेन मैं इसको बताती हूँ, तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है, तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलोव का कुत्ता हूँ, तू स्किनर का चूहा है तो मैं कोहलर की चिंपैंजी हूँ। ये कोहलर गेस्टाल्टवादी है और वो व्यवहारवादी थे। तो अभी बात करेंगे थॉर्नडाइक की, कि थॉर्नडाइक ने सन 1913, इनका जन्म हुआ था 1913 में यूएसए में, और इनकी जो बुक थी वो एजुकेशन साइकोलॉजी थी, और इनका प्रयोग बिल्ली पर हुआ था जो भूखी बिल्ली थी, और उद्दीपक था मछली, यानी मांस का टुकड़ा, मछली, मरी हुई मृत मछली उसने रखी थी, स्टिमुलस का काम किया था उसने। और इन्होंने जो सीखने के नियम दिए थे वो 2 दिए थे, एक प्राइमरी यानी कि एक मुख्य नियम था और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में जो होते हैं वो 3 आते हैं और गौड़ नियम 5 होते हैं। तो मुख्य नियम जो होते हैं 3, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और जो गौड़ नियम होते हैं वो बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति का नियम, आंशिक नियम, सादृश्यता का नियम और अनुरूपता का नियम, साहचर्यात्मक, ये हो गया। और इन्होंने क्या क्या दिया था वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ। और इनके सिद्धांत कौन कौन से रहे, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, इनको जो महत्व है वो भी दिया था, और इनके सिद्धांत रहते प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति बार बार का सिद्धांत, इन्होंने SR, जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने SR थ्योरी दी थी, और जो स्किनर थे, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी और RS थ्योरी स्किनर ने दी थी। तो इनके बारे में भी इतना ही बताएंगे। और चलिए बात करते हैं स्किनर की। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ये निवासी थे यूएसए के ये, और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर 2 पर इन्होंने प्रयोग किया था। और इन्होंने जो चूहे को रखा था ना जिस बॉक्स में, उसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स, उन्हीं के नाम पर उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रख दिया गया। और इनके सिद्धांत कौन कौन से रहे, जैसे कि इसमें देखा थॉर्नडाइक में SR बॉन्ड का सिद्धांत था और इसमें RS का सिद्धांत था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। और स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो स्किनर का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। जैसे कि पुनर्बलन, रेनफोर्स, इसमें 2 आ जाते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में आ जाता है पुरस्कार और प्रशंसा से, पॉजिटिव हो जाएगा, और नकारात्मक में आ जाएगा दंड, यानी हम जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को मारते हैं, तो ये हम नहीं कर सकते, तो ये नकारात्मक में आ जाएगा। और जैसे सकारात्मक में बच्चे को जैसे फर्स्ट पोजीशन आ जाते हैं तो उनको पुरस्कार देते हैं, तो ये सकारात्मक में आ जाएगा। और
नेक्स्ट क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो गया। आर टाइप थ्योरी भी इन्होंने दी थी। मैंने आर टाइप ऐसे याद किया था, आर से रैट से। और व्यवहारवादिक सिद्धांत, नियमितवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्ध का सिद्धांत, ये हो गए। अब थोड़ा बता रही हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, समझ में भी आ जाए। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इनके सिद्धांत में बता दे रही हूँ। इन्होंने एस टाइप अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। और यहाँ पे आ जाता है कि विलोपन, एक्सटिंक्शन, घंटी बजने के बाद खाना का आना, ऐसे विलोपन हो जाएगा। स्व प्रकटीकरण का मतलब हो जाएगा जैसे कि पुनः घंटी बजने पर खाना आना। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाएगा, घंटी जैसी आवाज आने पर, जैसे कि घंटी जैसी आवाज आती है तब वो क्रिया करे। और उद्दीपक विभेदन, यानी कि घंटी और जैसे कि हम प्लेट की आवाज करते हैं वैसे घंटी की आवाज होती है, उसमें अगर हम भेद कर पाते हैं, ये घंटी की आवाज होती है, प्लेट की वैसी होती है, उद्दीपन विभेदन बोलते हैं। और जीन पियाजे का ही ऐसी है कि इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। एक पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ी हैं, तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगी। अभी तो फिलहाल मुझे पढ़ना भी है और बेबी भी रोने लगता है तो उसे भी देखना है, तो मैं जो ऊपर ही चीजें डिस्कस कर ले रही हूँ। और मैंने एक और पढ़ा था, जैसे कि अब ये हो गया पावलोव, स्किनर, और ये इतने हो गए मनोवैज्ञानिक। अब डिस्कस कर लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकवाद का सिद्धांत दिया था और इन्होंने मतलब स्त्री का विरोध किया था, पुरुष पर प्रयोग किया था, उन्हीं को ज्यादा महत्व दिया था। इनका मानना था कि पुरुष जो है वो न्याय की दृष्टि से सोचता है और महिला जो है वो देखभाल की दृष्टि से सोचती है। तो ये हो गया। और इन्होंने भी जो दिए थे वो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण दिए थे। इन्होंने 3 स्तर दिए थे, 6 चरण दिए थे। एक दिया था पूर्व, इसे इंग्लिश में ज्यादा बेस्ट रहता है, प्री कन्वेंशनल, और दूसरा है कन्वेंशनल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये तीनों हो गए इनके जो 3 ये थे। और जो इन्होंने 6 दिए थे वो, हाँ, इन्होंने जो 6 चरण दिए थे वो कौन कौन से आ रहे वो मैं बता रही हूँ। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, ये 6 इन्होंने चरण दिए थे। तो ये हो गया। और एक जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास क्रमिक प्रक्रिया बताई थी नैतिक विकास को। और जो कोहलबर्ग है ना, जो जीन पियाजे के बहुत मतलब इनसे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का इनकी जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है ना, वो पियाजे के ही सिद्धांत से संशोधित रूप है। तो ये कोहलबर्ग के बारे में हो गया। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस कर ले रही हूँ। और कुछ बुक्स मैंने जो लिखी हैं वो बुक्स मैंने ये लिख ली थी सारी। ये गार्गी मैम से उन्होंने उनका वीडियो पढ़ा था, बेस्ट लगा मुझे, उन्होंने ट्रिक से याद कराया, तो सबसे बेस्ट। अगर आपको भी लगे कि देखना है तो एक बार जरूर देखिएगा, जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये मैंने सारी बुक्स लिखी थी। और हाँ, और सर ने अभी आदेश सर ने लिखाया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये कब आई थी? फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, तीसरी आई थी 2020 में। तो इसके बारे में भी डीप है, तो वो भी मैंने लिखा था। एक बार मैं इसका 2 बार और रिवीजन करूंगी, जिससे चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो मैं देख रही हूँ अच्छे से इन चीजों को, इतना ही मैंने पढ़ पाया पूरे दिन में, जितना पढ़ पाई कोशिश की पढ़ने की। और मैथ में भी नंबर सिस्टम लगाने की, और शाम को अब तो CDP में इतना ही पढ़ा है, नेक्स्ट मैथ नंबर सिस्टम शाम को लगाऊंगी, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अभी तो 2 ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। 1 तारीख से सचिन सर की क्लास भी आ रही है, मैराथन क्लासेस, उन्होंने भी बोला है, तो देखो धीमे धीमे करके वो भी क्लास लूंगी। और सोच तो रही इसका रिवीजन भी करती जाऊं, क्योंकि हमें अगर यूपी टेट पास करना है ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होता है, तो जो जितना पढ़ा है उसको कम से कम 2-3 बार तो उसको रिवीजन करना चाहिए, जिससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जो तैयारी कर रहे होते हैं ना विद्यार्थी, वो ज्यादातर यही करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी में यही समझ, रिवीजन, जितना हम रिवीजन करेंगे ना उतनी चीजें हमारी माइंड में रहती हैं।
तो चलिए, आज की प्रिपरेशन में मैंने इतना ही सब किया, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट किया जाए। और आज जो प्रिपरेशन करूँगी, कल जो दिन में प्रिपरेशन करूँगी पूरी, तो उसका ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। और ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।